नमस्कार दोस्तों, बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। सीटेट अपर प्राइमरी कक्षा 6, 7, 8 एनसीईआरटी बेस्ड सामाजिक अध्ययन के हम आपको डेली प्रश्न उत्तर दोपहर 3 बजे जो है वो करा रहे हैं। तो इससे पहले वाला जो पार्ट था, पार्ट नंबर 4, वो आपको साइड में आई बटन में वीडियो जो है वो मिल जाएगा, वहां पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। आज हम देखेंगे इसका पार्ट नंबर जो है वो 5। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। पहला प्रश्न आपका कह रहा है कि मोहम्मद गौरी ने किस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को जो है वो हराया था। ये प्रश्न मैंने पार्ट नंबर जो इससे पहले वाला था उसमें पूछा था और कहा था इसका उत्तर हम अगले वाले पार्ट में देंगे। तो बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी वाला सही हो जाएगा, यानी कि तराइन का द्वितीय युद्ध जो है वो सही हो जाएगा। तो मैंने ये प्रश्न पिछले वाले पार्ट में पूछा था, लगभग सभी ने इसका उत्तर बिल्कुल जो है वो सही जो है वो दिया था। तो तराइन का द्वितीय युद्ध मोहम्मद गौरी ने जो है उसमें पृथ्वीराज चौहान को जो है वो हराया था। बढ़ते अपने अगले प्रश्न 2 की तरफ। दूसरा प्रश्न कह रहा है शिकारी कौन थे जो जानवरों का शिकार करते थे, या जो लोग सभा में कौशल सिखाया करते थे, या जो भोजन एकत्र करते थे, या जो समुदाय को एकजुट किया करते थे। 4 ऑप्शन है, आपको छांटना है इन चारों में से कौन सा जो है वो सही होगा। तो आपको बताना है शिकारी जो है वो इन चारों में से कौन सा जो है वो सही हो जाएगा। चलिए बात करते हैं उत्तर की। तो बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा कि जो जानवरों का शिकार करते थे उन्हीं को हम शिकारी कहते थे। प्राचीन मानव आप देखते थे भोजन के लिए क्या करते थे, जानवरों का शिकार किया करते थे, और इसी कारण उन्हें शिकारी जो है वो कहा जाता था। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न 3 की तरफ। तीसरा प्रश्न कह रहा है कि अकबर ने 1569 ईस्वी में कालिंजर पर विजय प्राप्त की थी। उस समय वहां का शासक जो है वो कौन था। 4 ऑप्शन दे रखे हैं आपको, रावचंद्र सेन, कल्याणमल, रामचंद्र या हकीम मिर्जा। तो 4 ऑप्शन है, आपको छांटना है कि अकबर ने जब 1569 ईस्वी में कालिंजर पर विजय प्राप्त की थी उस समय वहां का शासक जो है वो कौन था। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की कौन सा सही होगा। तो बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा, यानी कि रामचंद्र जो है वहां का शासक जो है वो था। आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न 4 की तरफ कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उच्च प्राथमिक स्तर पर एक सामाजिक विज्ञान की कक्षा को पढ़ाने के लिए सही तरीका नहीं है। 3 चीजें यहाँ पर प्रश्न में ध्यान देने वाली हैं। सबसे पहला उच्च प्राथमिक स्तर, दूसरी चीज सामाजिक विज्ञान, और तीसरी चीज की प्रश्न पूछा है कौन सा सही तरीका नहीं है। अब 3 चीजों को आपने समझ लिया। अब बढ़ते हैं ऑप्शन की तरफ कि सतत आकलन के साथ ही जो शिक्षक हैं उनको प्रतिक्रिया प्रदान करना। दूसरा कह रहा है कि शिक्षक और छात्र के बीच सहयोग को बढ़ावा देने के लिए मूल्यांकन प्रक्रिया करना। तीसरा कह रहा है कि जो विद्यार्थी उम्मीद से ऊंचे स्तर पर काम कर रहे हैं उनके लिए उपचार गतिविधियों की योजना बनाना। और चौथा ऑप्शन कह रहा है कि मूल्यांकन और शिक्षा को प्रभावी ढंग से गूंथ कर जो विद्यार्थी हैं उनकी अधिगम की आवश्यकताओं को पूरा करना। तो आपको छांटना है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान की जो कक्षा है उसमें कौन सा सही तरीका नहीं है। तो आई होप अब तक आपने सोच लिया होगा कौन सा उत्तर बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की। तो बिल्कुल यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर जो सी वाला है कि जो विद्यार्थी उम्मीद से ऊंचे स्तर पर काम कर रहे हैं उनके लिए उपचार गतिविधियों की योजना बनाना, ये आपका जो है वो गलत हो जाएगा। आप कह सकते हैं उपचार की जो गतिविधियां हैं वो उन विद्यार्थियों के लिए प्रयुक्त होती हैं जो उम्मीद के स्तर से नीचे काम कर रहे हैं, जबकि संवर्धन गतिविधियां जो है उसकी सिफारिश उन लोगों के लिए की जाती है जो बराबर या उम्मीद के स्तर से ऊपर के लिए काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपका पढ़ाने के लिए आप कह सकते हैं, इसीलिए ये वाला जो ऑप्शन है वो जो है वो सही नहीं होगा। आपका ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न 5 की तरफ। अगला प्रश्न 5 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के प्रशासनिक शक्तियों में शामिल नहीं है। तो यहाँ पर क्या पूछा है, कौन सा शामिल नहीं है, और 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको छांटना है कौन सा जो है वो सही होगा। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की कौन सा सही होगा। तो बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, यानी कि लोकसभा का विघटन ये राष्ट्रपति के जो प्रशासनिक शक्ति हैं उनमें जो है वो शामिल नहीं है। ध्यान में रखिएगा, लोकसभा का विघटन राष्ट्रपति जो है वो अपनी विधायी शक्ति के तहत जो है वो करता है। और राष्ट्रपति को शक्तियां कौन कौन सी प्राप्त होती हैं, तो उसमें आपकी प्रशासनिक शक्तियां, सैन्य शक्तियां, राजनयिक शक्तियां और विभागीय शक्तियां, ये सभी जो है वो प्राप्त होती हैं। परंतु लोकसभा का विघटन जो है आप कह सकते हैं वो अपनी विधायी शक्ति के तहत जो है वो करता है, प्रशासनिक शक्तियों में जो है वो नहीं आता है। बस थोड़ा सा अंतर है प्रशासनिक शक्ति में और विधायी शक्ति में। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न 6 की तरफ कि अध्ययन के निम्नलिखित किस प्रकार
को ईबीपी यानी कि साक्ष्य आधारित अभ्यास में साक्ष्य के रूप में गिना जाता है? गुणात्मक अध्ययन, मात्रात्मक अध्ययन, सैद्धांतिक अध्ययन या मामले का अध्ययन। और आपको छांटना है इन चारों में से कौन सा सही होगा। तो चार ऑप्शन है, बात करें उत्तर की कौन सा सही होगा, आपका ऑप्शन नंबर बी मात्रात्मक अध्ययन जो है वो सही हो जाएगा। प्रश्न में क्या कह रहा था कि किस प्रकार को या अध्ययन के निम्नलिखित किस प्रकार को ईबीपी में साक्ष्य के रूप में गिना जाता है, तो मात्रात्मक अध्ययन को गिना जाता है। जबकि आपका जो गुणात्मक अध्ययन है, सैद्धांतिक अध्ययन है और मामले का अध्ययन आप इसको केस स्टडी कहते हैं। तो केस स्टडी जो है ये तीनों ही आपके जो है वो साक्ष्य के रूप में जो है वो नहीं गिने जाते हैं। केवल आप कह सकते हैं कुछ मानदंडों के अनुसार जो मात्रात्मक अध्ययन है इसको साक्ष्य के रूप में माना जाता है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न 7 की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है कि न्यायपालिका में कार्यपालिका का पृथक्करण की जो व्यवस्था है वो किस अनुच्छेद में है? काफी अच्छा प्रश्न है। अनुच्छेद 59, अनुच्छेद 63, अनुच्छेद 50 या अनुच्छेद 69। और आपको बताना है इन चारों में से कौन सा सही होगा। इसके अलावा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी अवश्य कर दीजिएगा ताकि इसी प्रकार हम आपको अच्छे से अच्छे प्रश्न प्रैक्टिस कराते रहें। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की कौन सा सही होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 50 जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। जो न्यायपालिका में कार्यपालिका का पृथक्करण की जो व्यवस्था है उससे जो है वो संबंधित होता है। अगला प्रश्न देखते हैं 8वां। अगला प्रश्न 8 कह रहा है कि निम्नलिखित में से अलग विकल्प को जो है आपको चुनना है। तिथि का उल्लेख करने वाले प्रश्न, मुक्त अंत वाले प्रश्न, जांच सवाल और अलग अलग सवाल। आपको क्या करना है, अलग विकल्प को चुनना है। इन चारों में से कौन सा जो है वो अलग जो है वो होगा। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की। तो आपका ऑप्शन नंबर ए तिथि का उल्लेख करने वाले प्रश्न ये आपका सही हो जाएगा। तिथि का उल्लेख करने वाले प्रश्न में आप परिणामोत्तर प्रश्न के अंतर उसको रखते हैं जो कि छात्र में सोच का जो कौशल होता है उसको जो है वो बढ़ावा देते हैं। और कह सकते हैं ये सीमित प्रतिक्रिया प्रकार के भी जो है इसमें आते हैं। दूसरी ओर अगर आप बात करें जो अन्य ऑप्शन है, मुक्त अंत वाले प्रश्न है या जांच सवाल है या अलग अलग सवाल है, ये आपके सभी मुक्तोत्तर प्रश्न की ओर आते हैं। या कह सकते हैं जो इसमें सोच होती है वो सीमित नहीं होती है। इसमें आप मुक्त अंत वाले जो प्रश्न है इसमें अलग अलग तरीके से सोच सकते हैं। इस टाइप से भी आप इसे समझ सकते हैं। यह चीज आप इसी को इस प्रकार से भी कह सकते हैं कि जो नीचे के तीनों ऑप्शन हैं ये सभी आपके जो मुक्तोत्तर प्रश्न के अंतर्गत आते हैं। इसको महत्वपूर्ण सोच कौशल की आवश्यकता होती है। तो इस आधार पर भी आप इन तीनों को अलग कर सकते हैं और आपका ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रकार से अलग हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न 9 की तरफ कि कांग्रेस धराशायी होने के लिए लड़खड़ा रही है। भारत में मैं जब तक हूँ तब तक मेरी एक बड़ी महत्वाकांक्षा यह है कि मैं उसके शांतिपूर्ण निधन में सहायता दूं। ये कथन जो है वो किसका है? लॉर्ड वेलेस्ली का है, लॉर्ड कर्जन का है, लॉर्ड डफरिन का है या लॉर्ड हेमहर्ट का है। तो इस प्रकार से चार ऑप्शन है, आपको बताना है ये कथन जो है वो किसका है। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की कौन सा सही होगा। बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड वेलेस्ली जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये कथन जो है वो लॉर्ड वेलेस्ली का है। अगला प्रश्न देखते हैं 10वां कि निम्नलिखित में से क्या पाठ्यक्रम परियोजना का लाभकारी तत्व है? इसको लेकर पूछा गया है, पाठ्यक्रम परियोजना को लेकर, और एक लाभकारी तत्व जो है यहाँ पर पूछा गया है। पहला ऑप्शन कह रहा है कि सामाजिक और संचार कौशल में वृद्धि, दूसरा कह रहा है कि अभ्यास के साथ सिद्धांत का मेल, तीसरा कह रहा है कि आत्मसम्मान बढ़ाना और चौथा कह रहा है उपर्युक्त सभी। तो आपको छांटना है कि इन चारों में से कौन सा जो है वो सही होगा। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की। तो बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आप कह सकते हैं पाठ्यक्रम जो परियोजना है उसके लाभकारी तत्व में सामाजिक और संचार कौशल में वृद्धि, अभ्यास के साथ सिद्धांत का मेल, आत्मसम्मान बढ़ाना, ये सभी जो है आपके आ जाते हैं। बढ़ते अपने अगले प्रश्न 11 की तरफ कि भारतीय संविधान के अंतर्गत कानून के समक्ष समानता के संदर्भ में अपवाद जो है किसके संदर्भ में है? राष्ट्रपति या राज्यपाल, केवल संप्रभु विदेशी के लिए, केवल राष्ट्रपति के लिए या किसी के लिए नहीं। प्रश्न आपका क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत कानून के समक्ष समानता के संदर्भ में अपवाद किसके संदर्भ में है? तो बस प्रश्न में आपको क्या देना है, ध्यान देना है, अपवाद यानी कि किस पर कह सकते हैं लागू नहीं होता है। तो चार ऑप्शन है, आपको छांटना है कौन सा सही होगा। चलिए बात कर लेते हैं उत्तर की। तो बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा, राष्ट्रपति या
राज्यपाल के संदर्भ में आप कह सकते हैं ये अपवाद जो है वो आ जाता है। तो भारतीय संविधान के अंतर्गत कानून के समक्ष समानता आप इसको राष्ट्रपति या राज्यपाल अपवाद के तौर पर जो है वो ले सकते हैं। बढ़ते अपने अगले प्रश्न 12 की तरफ कि शिक्षण से संबंधित चरण व्यवस्थित करने हैं। तो योजना हो गया, लागू करना है, प्रतिक्रिया देना है, इसी प्रकार मूल्यांकन करना, दिए गए जो चरण में जो शिक्षण में शामिल हैं, और ये जो चारों आपके चरण दे रखे हैं इसको आपको व्यवस्थित करना और बताना है कि किस प्रकार से जो है इसका जो चरण है वो सही होगा। तो चलिए अब बात करते हैं उत्तर की। तो बिल्कुल आपका ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा, यानी कि योजना सबसे पहले, फिर उसके बाद लागू करना, उसके बाद प्रतिक्रिया देना और लास्ट में आपका मूल्यांकन करना, तो दिए गए चरण जो कि शिक्षण में जो है वो शामिल है। या डायरेक्ट आप कह सकते हैं प्रभावी जो शिक्षण है उसके लिए सभी आपके सीरियल जो है वो हो जाएंगे। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न 13 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा छात्रों में ज्ञान के विकास के लिए सही उपागम है? तो 4 ऑप्शन है, आपको अधिक बताना है, अधिक गृह कार्य देना क्या सही है, क्या विषयों के बीच स्पष्ट सीमाओं को बनाए रखना सही है, या अधिक अंक द्वारा व्याख्यान सामग्री बढ़ाना सही है, या उचित पाठ योजना और हर गतिविधि के लिए समय नियोजन करना ये सही है। आपको छांटना है कि इन चारों में से कौन सा जो है वो सही होगा। चलिए बात करते हैं उत्तर की। बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, यानी कि उचित पाठ योजना और हर गतिविधि के लिए समय नियोजन करना, ये आपका ज्ञान के विकास के हिसाब से आप कह सकते हैं सही उपागम जो है वो हो जाएगा और ज्ञान के निर्माण में भी आप कह सकते हैं कारगर साबित होगा। एक प्रभावी पाठ योजना जो छात्र है उनके लिए बातचीत और सवाल पूछने के लिए, नए कौशल जो है उनका निर्माण करने के लिए, सभी आप कह सकते हैं उसमें आपको देखने को मिलते हैं। तो उस आधार पर आपका ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न 14 की तरफ कि निम्नलिखित जो विधियां हैं उनमें से किस विधि की स्कूलों में उच्च प्राथमिक खंड के एक सामाजिक विज्ञान कक्षा के लिए सिफारिश की है? अब 4 ऑप्शन है। सबसे पहले तो आपको ऑप्शन को समझना होगा, तभी आप प्रश्न को जो है वो समझ पाएंगे। कि अन्य मूल्यांकन के तरीकों पर कागज पेंसिल परीक्षण के उपयोग को बढ़ावा देना, या CCE का अवलोकन एक बाहरी गतिविधि है जिसका एक विषय या पाठ के पूरा होने के बाद पालन किया जाता है। या तीसरा कह रहा है कि शिक्षकों को मुख्य रूप से इकट्ठा करने और मूल्यांकन के जो परिणाम है उनका रिकॉर्ड संकलन करने के लिए प्रेरित करना। और चौथा कह रहा है कि एक बच्चे को प्रोत्साहित करते समय उसके अपने अतीत के प्रदर्शन की तुलना में हुई जो प्रगति है उस पर जो है वो ध्यान केंद्रित करना। तो आपको बताना क्या है कि निम्नलिखित विधियों में से किस विधि की स्कूलों में उच्च प्राथमिक खंड के एक सामाजिक विज्ञान कक्षा के लिए सिफारिश की गई है। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की। तो बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, यानी CCE जो है इसका अवलोकन एक बाहरी गतिविधि है जिसका एक विषय या पाठ के पूरा होने के बाद पालन जो है वो किया जाता है। CCE की बात करें तो CCE जो है जो बच्चे हैं उनकी प्रगति पर ध्यान केंद्रित करने के लिए जो समय है उसके साथ उसकी जो बैकग्राउंड का जो प्रदर्शन होता है उसकी तुलना करने के लिए प्रोत्साहित जो है वो करती है। और CCE विशेषता कागज पेंसिल जो परीक्षण है उसके आधार पर एक बच्चा जो है उसकी प्रगति का आकलन करने की बजाय आप कह सकते हैं जो विभिन्न तरीके हैं उसके उपयोग को जो है वो बढ़ावा देती है। और इसके साथ साथ ये भी कह सकते हैं जो शिक्षक हैं उनको महज एकत्र करके और परीक्षण के जो परिणाम है उसकी रिकॉर्डिंग में उलझाने के बजाय जो मूल्यांकन है उसका तालमेल शिक्षण प्रक्रिया के साथ करना CCE जो है उसको लागू करने का एक आवश्यक कारक के अंतर्गत आता है, इसीलिए इसकी सिफारिश जो है वो की गई है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ 15 कि राष्ट्रपति के दिशा निर्देशक सिद्धांतों में कौन जो है वो शामिल नहीं है? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, राजनीतिक प्रतिबंध, वैधानिक प्रतिबंध, नैतिक प्रतिबंध या सामाजिक प्रतिबंध, और आपको छांटना है इन चारों में से कौन सा जो है वो सही होगा। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की। तो बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर बी वैधानिक प्रतिबंध सही हो जाएगा, यानी कि राष्ट्रपति के दिशा निर्देश सिद्धांतों में शामिल नहीं है। अगला प्रश्न कह रहा है कि परियोजना उपागम संदर्भित करता है वास्तविक दुनिया के किसी भी विषय की जांच की गहराई एक छात्र के ध्यान और प्रयास के काबिल है। ये निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? और नीचे 4 नाम दिए गए हैं, आपको छांटना है इन चारों में से कौन सा सही होगा। प्रश्न आप जैसे देख रहे हैं यहाँ पर इसी प्रकार एकदम हार्ड लेवल के आते हैं प्रश्न, तो ये मैं पहले भी बता चुका हूँ, यहाँ पर सरल की उम्मीद बिल्कुल ना कीजिएगा और आपको कठिन प्रश्न देखने की आदत डालनी पड़ेगी, क्योंकि यदि आप प्रश्न ही नहीं अभी देख पा रहे हैं, आपको प्रश्न देखने में ही जो है वो बोरिंग लग रहा है, तो आप पेपर में कैसे करेंगे?
तो इसलिए इनको देखने की आदत डालिए। चलिए बात करते हैं उत्तर की, तो बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, यानी कि लिलियन जी कार्टेज और सिल्विया सी चार्ड के द्वारा। तो वास्तविक दुनिया के किसी भी विषय की जांच की गहराई एक छात्र के ध्यान और प्रयास के काबिल है, तो ये ध्यान में रखिएगा। बढ़ते अपने अगले प्रश्न 17 की तरफ, कि राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग का आरोप लगाकर उसे हटाने का प्रस्ताव पारित होना चाहिए राज्यसभा द्वारा 2/3 बहुमत से, लोकसभा द्वारा 2/3 बहुमत से, या लोकसभा के अध्यक्ष व राज्यसभा के सभापति के निर्णायक मत से, या संसद की जांच करने वाले सदन के 2/3 बहुमत के द्वारा। तो 4 ऑप्शन है, आपको छांटना है कौन सा सही होगा। चलिए बात करते हैं उत्तर की, तो बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, यानी कि संसद की जांच करने वाला जो सदन है उसके 2/3 बहुमत से। तो इस प्रकार के संसद के प्रश्न भी यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं, तो थोड़ा सा इनको अच्छे तरीके से जो है वो पढ़ लीजिएगा। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है कि कक्षा प्रक्रियाओं का अध्ययन करने का कारण जो है वो क्या है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है कि छात्रों की पृष्ठभूमि को बेहतर तरीके से समझने के लिए, छात्रों पर अधिक बेहतर नियंत्रण के लिए, छात्रों की उपलब्धि को बढ़ाने के लिए, या कक्षा में अनुशासन के लिए। बात करते हैं उत्तर की, तो बिल्कुल आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यानी कि छात्र जो है उनकी उपलब्धि को बढ़ाने के लिए जो कक्षा प्रक्रियाएं हैं उनका अध्ययन करने का कारण जो है वो क्या है। ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, छात्रों की उपलब्धि को बढ़ाने के लिए। अगला और लास्ट प्रश्न देखते हैं 19, उसके बाद एक प्रश्न हम आपसे भी जो है वो पूछेंगे। तो प्रश्न क्या है आपका, कि भारत के राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों को प्रथम सत्र के आरंभ में कब संबोधित करते हैं। प्रतिवर्ष करते हैं, लोकसभा के लिए प्रत्येक आम चुनाव के बाद करते हैं, या ए और बी दोनों, या ए और बी इनमें से कोई नहीं। तो आपको क्या बताना है, भारत के राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों को प्रथम सत्र के आरंभ में कब जो है वो संबोधित करते हैं। और इसके अलावा वीडियो पसंद आए तो इतनी सारी इंफॉर्मेशन हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, तो एक लाइक तो आपका बनता ही है। यहाँ पर मैं धीरे धीरे इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा लेवल इसका कठिन है, यदि मैं स्पीड में पढ़ाऊंगा तो आधी चीज़ें ही नहीं आपको समझ में आएंगी, इसीलिए मैं प्रश्न को भी धीरे पढ़ रहा हूँ, ऑप्शन भी धीरे पढ़ रहा हूँ, एक्सप्लेनेशन भी धीरे बता रहा हूँ, ताकि आपको सारी चीज़ें समझ में आए। एक बार में ना समझ में आए तो वीडियो को दोबारा से देखिए, और प्रश्न को कोशिश कीजिए कि एक दिन में जो 20 हम दोपहर 3 बजे डेली करा रहे हैं, जिसको समय नहीं पता है वो मैं बता दूँ, सीटेट के लिए हम अपर प्राइमरी के लिए सोशल साइंस के डेली दोपहर 3 बजे करा रहे हैं, और शाम को 8 बजे जो है वो साइंस के लिए करा रहे हैं, परंतु 8 बजे शाम को आपको अलग अलग क्लासेस भी सीटेट की आगे मिलती रहेंगी। तो ये 2 समय जो अभी के लिए फिक्स हैं। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की कौन सा सही होगा। तो बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, यानी कि ए और बी दोनों, यानी कि प्रतिवर्ष भी और लोकसभा के लिए प्रत्येक आम चुनाव के बाद भी। तो भारत के राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों को प्रथम सत्र के प्रारंभ में कब संबोधित करते हैं, तो प्रतिवर्ष भी, और लोकसभा के लिए प्रत्येक आम चुनाव के बाद भी। चलिए बढ़ते हैं अपने उस प्रश्न की तरफ। जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक न एक प्रश्न पूछते हैं, तो इस वीडियो का आपके लिए प्रश्न ये है कि भारत का राष्ट्रपति किसको संबोधित करके अपना त्याग पत्र जो है वो लिखेगा। 4 ऑप्शन है, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, या उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। तो ये 4 ऑप्शन है, इन चारों में से कौन सा सही होगा वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके अवश्य बताइएगा। सभी लोग ट्राई अवश्य कीजिए, और वीडियो में के मेन कमेंट में अपना जो ऑप्शन है इसका उत्तर ऑप्शन ABCD के तौर पर, या ऑप्शन कौन सा सही है उसके तौर पर जो है वो लिख के अवश्य बताइए। तो इसी के साथ हमारा ये आज का पार्ट समाप्त होता है। इसके आगे के 20 प्रश्न यानी कि अगला पार्ट हम कल दोपहर 3 बजे देखेंगे। तो इसी के साथ हमारा वीडियो समाप्त होता है। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक अवश्य कीजिएगा, नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग।